विद्यार्थियों, आपका विषय चल रहा था संधि। व्याकरण विषय के अंतर्गत आपने संधि का पहला भाग पढ़ा, जिसमें सामान्य जानकारी आपने पढ़ी और साथ ही संधि की परिभाषा, संधि के भेद वो आपने पढ़े और लिखे भी। और उसमें आपने देखा कि संधि के तीनों भेद जो होते हैं, ठीक है ना, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं वो आपने समझा। और संधि कहाँ होती है, कैसे होती है, वो भी आपने देखा। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि ही, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम? स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है वो स्वर संधि ही निर्धारित है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन साथ में आप लेके बैठे होंगे और पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा होगा उसको ध्यान में रखते हुए, उसको यहाँ जोड़ते हुए, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वर संधि। यहाँ पर देखिए परिभाषा। सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, तो विद्यार्थियों आपको पता ही है और आपने जान भी लिया है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने अच्छे से समझा। अब उसी को जोड़ते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्वर संधि परिभाषा। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मिलना स्वर संधि कहलाती है। बहुत ही आसान और सरल परिभाषा है, ठीक है ना। वो कहाँ कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण है अपने पास में, यह था मूर्धन अरिहि, ठीक है ना, मूर्धन अरि। अब यहां पर देखिए मूर एक पद है, पहला पद है, और अरिहि दूसरा पद है या द्वितीय उत्तर पद है, ठीक है। तो पहले पद में यहां पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है अपने पास में? अ, और अरि में पूर्व वर्ण क्या है? अ, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको हाईलाइट करके बताया है, तो यहां पर आपको मालूम है ही कि पूर्व वर्ण का तो अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, आदि वर्ण जिसे भी कहते हैं, तो वो दोनों यहां पर है और दोनों संधि के नियमानुसार, ठीक है ना, यहां पर क्या बन जाएंगे? आ, ठीक है। तो यहां पर आ बन गए दोनों मिलकर के, ठीक है। एकादेश हो गया, दीर्घ एकादेश हो गया यहां पर, और हमारे पास जो स्थिति बनी वो म उ र आ र ई ये बनी, ठीक है। और हमने मिला करके क्या बनाया? मुरारी ही। बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? तो ये स्वर संधि की प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहां पर आपके परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि स्वर संधि की परिभाषा लिखे। आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो बताइए। और साथ ही साथ आपसे ये ना पूछ करके उदाहरण भी पूछ सकता है, जैसा कि ये उदाहरण दे दिया मूर्धन अरि, यहां पर संधि पद बनाओ, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये जो स्थिति है विद्यार्थियों, आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद। ये तो संधि विच्छेद कहलाता है। और ये जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका कहलाएगा संधि पदम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो आपको कैसे पूछ सकता है? संधि पदम का संधि विच्छेद करो, ठीक है, या संधि विच्छेद का संधि पद बनाओ। समझ में आ रहा है? तो परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, भेद भी आपसे पूछ सकता है, और इसके अलावा उदाहरण देकर के कि संधि विच्छेद का संधि पद बनाओ या संधि पद का जो है संधि विच्छेद करो। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि जो स्वर संधि है उसके भेद कितने हैं, कौन से हैं। तो आइए बने रहिए और लिखते रहिए अपनी कॉपी में, समझते रहिए। देखिए यहां पर है स्वर संधि भेदाः, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि सप्त भेदाः भवन्ति। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? स्वर संधि के 7 भेद गिनाए हैं, ठीक है। तो अब यहां जो 7 भेद हैं आपके सामने हैं, और इन 7 भेदों को क्या हम पढ़ेंगे या कौन कौन से पढ़ेंगे? तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि स्वर संधि के ये कितने हैं? 7 भेद हैं। तो यहां पर हम क्रम दे दें इनको, तो इस प्रकार ये क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने ये है कि आपको क्या पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में ये है यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घः। ये 5 भेद जो है आपको पढ़ने हैं। हम यहां पर 5 भेदों का अध्ययन करेंगे आपके पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रमानुसार, पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रमानुसार,
ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां इनको परिभाषित भी करेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। यहां आपके सामने सिर्फ इतना है कि यण संधि के उदाहरण कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यण प्रत्येकम, मध्वरी, लकारः, पित्तंच, ये सब किसके उदाहरण है, यण के उदाहरण है। अयाधि, नयनम, गायकः, पवनम, भावुकः, ठीक है। गुण में गणेशः, परोपकारः, सप्तर्षि, तवलकारः, ठीक है। वृद्धि में तथैव देवैश्वर्यम, गंगौघ, महौषधि, ठीक है। दीर्घ में विद्यालयः, गिरीशः, गुरुपदेशः, ठीक है। यहां पर देखिए दीर्घ में बड़ा रू आएगा, गुरुपदेशः। पितृणम, यहां बड़ा री आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और रामो अस्ति, ये देखिए पूर्व रूप और पर रूप, ये भी होते हैं लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम इनको यहीं जान लेते हैं। पूर्व रूपम यानी पूर्व रूप होना, अ को पूर्व रूप होता है, ठीक है ना। यहां पर ये अवग्रह जो है इसकी पहचान है, पूर्व रूप संधि की पहचान अवग्रह है, यानी कि यह जो होता है एस के आकार का, तो इसे हम संस्कृत भाषा में कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अवग्रह कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो एस के आकार का, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका उच्चारण अ के समान होता है। कैसे होता है, अ के समान होता है। तो ये पूर्व रूप की पहचान है। रामो अस्ति कवयत्र, ठीक है, दो स्थितियां बनती है। वैसे पर रूप में प्रेजते उपोषति, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ये 7 भेद हैं जिनमें से 5 आपको पढ़ने हैं और हम एक एक करके उदाहरण के माध्यम से अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहां पर आपने जाना कि स्वर संधि के कौन से भेद हैं और आपने लिख लिए होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो अगले वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं यण संधि की। किस संधि की, यण संधि की। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होती है यण संधि, ठीक है ना। वैसे तो आपने सुना होगा 7वीं 6ठी कक्षा में, ठीक है ना। नहीं सुना कोई बात नहीं है, आप यहां पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं लेता हूं विदा, अगले वीडियो में यण संधि के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।